अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, इसमें लिखें जी, एक निमोनिक आपने लिखना है। फर्स्ट एड में एक निमोनिक दिया हुआ है, निमोनिक आप लोग लिख लें कि आपके पास क्या है, कॉर्टिसोल इज, लिखें कॉर्टिसोल इज अ बिग, देखें इज अ बिग, बिग फिब, बिग फिब, अ बिग फिब एक निमोनिक है जो इसमें आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम फंक्शन पढ़ें, पहले लिस्ट बना लें फंक्शंस की, फिर इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। लिस्ट बनाएं, नहीं बल्कि डायरेक्ट शुरू करते हैं ना। हाँ जबरदस्त, चलें। नंबर वन, नंबर नंबर वन, इफेक्ट ऑफ ए एन एस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखें यहाँ पे लिखें जी आप लोग प्लीज, यहाँ पे लिखें इंक्रीज कार्टिसोल, भाई कार्टिसोल इंक्रीज नंबर, कार्टिसोल इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी, एंड सेंसिटिविटी ऑफ, हाँ जी, सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर, किसकी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फा वन रिसेप्टर, कार्टिसोल इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिकॉल करना है, इंशाल्लाह आप लोगों ने एएनएस की फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। एएनएस की फार्माकोलॉजी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं रिकॉल करने लगा हूँ कि, बल्कि यस्टरडे आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा था एएनएस की फार्माकोलॉजी का, बल्कि स्टेटस भी लगा हुआ था, ऐसे ही है ना। सो एएनएस की फार्माकोलॉजी की अगर बात करें तो उधर हम पढ़ते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, लिखें एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। और पता है आप लोगों को एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में टू मेन रिसेप्टर्स हैं, हाँ जी, टू मेन इसकी टाइप्स हैं, टू जनाब अली मेन इसकी क्या है टाइप्स हैं, और टू मेन टाइप्स में आपके पास क्या है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, हाँ जी अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, और आपके पास क्या है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं, इसकी फर्दर जनाब अली टाइप्स हैं, इसमें आपके पास क्या है जनाब अली अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। फिर इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, इसमें आपके पास बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, सॉरी बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, और इसमें आपके पास बीटा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। लास्ट वन, ठीक है, लिटिल ब्रीफ प्लीज। अच्छा, अब मैं ना आप लोगों को थोड़ी सी इसकी बताने लगा हूँ क्लिनिकल। देखें, कार्टिसोल इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर। मुझे एक बात बताएं, जब भी कोई बंदा स्ट्रेस में जाए, आइदर वो स्ट्रेस घर की बीवी की हो, आइदर वो स्ट्रेस जनाब अली बाहर लेक्चर्स की हो, आइदर वो स्ट्रेस चाहे जॉब्स की हो, आइदर वो स्ट्रेस चाहे पढ़ने की हो, किसी भी किस्म की स्ट्रेस को फेस करने के लिए बॉडी में कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा ना, होगा। नेक्स्ट देखें, और जब कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा तो इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में से किस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी और नंबर इंक्रीज होंगे, अल्फा वन। अब अल्फा वन के कुछ अपने काम भी तो है ना, अब इसके कुछ काम भी तो है, लिखे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसकी आगे हेड यहाँ पे देखें क्लिनिकल, क्लिनिकल, अच्छा ये आप लोगों को ना बीइंग अ डॉक्टर पता होना चाहिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में इसमें आपने क्या लिखना है, देखें जी एक साइड पे ना जी, इसी के नीचे मतलब क्या आपने लिखना, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अल्फा वन पे ले लें और बीटा टू पे ले लें, ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इनकी थोड़ी ना चीजें लिख लें। अल्फा वन जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है ना, ये हाई रैंक वाला बंदा है, ठीक है, सुन लें जी, ये मतलब एग्जांपल के तौर पे ये हाई रैंक वाला बंदा है, और ये जो बंदा है ना, सिर्फ मैं इनकी क्योंकि समझाने लगा हूं बस,
और ये आपके पास लो रैंक वाला बंदा है। अब मुझे ये बताएं, सोसाइटी में हाई रैंक वाले बंदे को बंदा प्रेशराइज कर सकता है कि लो रैंक वाले को? लो रैंक वाले को ना कोई भी आके धकेल देता है, ठीक है, जो मर्जी अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। हाई रैंक वाले बंदे के लिए हाई फार्श आपको चाहिए होगी, किसी अच्छी बंदे जो उसके भी ऊपर बंदा होगा, ऐसे ही है ना, वो उसको पकड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं जी इसकी। और इसमें लिखे हैविंग, इसमें बीटा 2 में लिखें एक पॉइंट ये है, उसके बाद लिखें बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर हैविंग जनाब अली हाईएस्ट सेंसिटिविटी फॉर एपिनेफ्रीन या फिर एड्रीनालिन, ऐसे ही है ना, एपिनेफ्रीन या फिर एड्रीनालिन। उसके बाद इसमें लिखें कि जनाब अली लोवेस्ट अल्फा 1 एडर्जिक रिसेप्टर हैविंग जनाब अली लोवेस्ट, हाँ जी, लोवेस्ट सेंसिटिविटी जी बिल्कुल सेंसिटिविटी फॉर एपिनेफ्रीन ये 2 पॉइंट बिलीव मी इतने जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को हर चलते फिरते बंदे को आप बताएंगे कि ये ऐसा आपने करना, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, और इसकी जो है ना रिक्वायर्ड लो डोज फॉर एक्टिवेशन, भाई मुझे ये बताएं इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ये जल्दी से, तो फिर एपिनेफ्रीन की डोज इसको कम चाहिए कि ज्यादा? कम। तो रिक्वायर्ड लो डोज फॉर एक्टिवेशन, रिक्वायर्ड लो डोज ऑफ एपिनेफ्रीन फॉर एक्टिवेशन। क्या ख्याल है? एक्टिवेशन। तो इसकी फिर कितनी हाई डोज चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट करेगा लो डोज को ना। तो रिक्वायर्ड जनाब अली हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रीन, नहीं बात समझे, एपिनेफ्रीन फॉर एक्टिवेशन। भाई ये बातें बिलीव मी यार, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं सबके लिए। ऐसी अगर सिनेरियो आपको मिल जाए ना, ऐसी चीजें अगर किसी जगह से मिले तो आके मुझे कहना कि सर जाहिद आपका नॉलेज डेफिशिएंट, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। याद रखिएगा अल्फा 1 रिसेप्टर बॉडी में 5 साइट्स पे पाया जाता है, ठीक है, 5 साइट्स पे ये पाया, और ये जो बीटा 2 है ना, ये तकरीबन 10 से 11 साइट्स पे पाया जाता है, ठीक है। उनमें से एक एक साइट को भी डिस्कस करेंगे, बाकी सारा इसमें एएनएस फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है। रिकॉल करना जी एएनएस फार्माकोलॉजी में, ठीक है, वहां से करना हमने, ठीक है। अच्छा ओके, लिखे बीटा 1 रिसेप्टर। अच्छा अब ना इस तरह कर लें, इसका ना आगे पॉइंट लिखें, मतलब कि इसकी लिखे साइट, इसकी लिखे साइट और इसकी भी लिखे साइट, मतलब कि इसकी इनकी अपनी अपनी साइट लिखें। प्रेजेंट ऑन लिखें अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, हाँ जी, ये प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल, हाँ जी, ऑन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल, ऑन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल। अच्छा अब ऑन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल, किसकी ब्लड वेसल? ऑफ जनाब अली स्किन की, ऑफ स्किन एंड विजरस, किसकी? स्किन एंड विजरस। व्हाट इज मींट बाय विजरस? ऑर्गन्स को कहते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स की जो वेसल्स हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, स्किन है, स्किन के बाद क्या है? स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के बाद विजरस आते हैं ना यार। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, ये स्किन है, ये स्केलेटल मसल है, फिर आपके पास क्या है? विजरस, ऐसे ही है ना भाई। यही ये एक सैंडविच बन गया ना, साइडों पे 2 स्लाइस है, ठीक है, अंदर ये क्या है? सैंडविच पर पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब ये जो आपके पास है, लिख लें प्रेजेंट ऑन बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, हाँ जी, प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल। भाई मुझे ये बताएं, स्केलेटल मसल की भी तो अपनी ब्लड वेसल होंगी ना यहाँ पे, तो जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल
ऑफ स्केलेटल मसल, किसकी? स्केलेटल मसल की। तो यहाँ पे अब अभी तो हमने यहाँ पे अब जब इसकी एक्टिवेशन होगी, भाई मुझे एक बात बताएं, ऑन एक्टिवेशन वाई एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रीनालिन, मुझे आप लोगों ने बताना है ऑन एक्टिवेशन वाई एपिनेफ्रिन जिनाबेली लीड टू, हाँ जी लीड टू, ये आपके पास लीड टू क्या करवाएगा, याद रखिएगा, लीड टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्या करवाता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। भाई जब अब आपने मुझे बताना है डॉक्टर उमर, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या होगा, कम के ज्यादा? ज्यादा होगा ना, मतलब कि पेरिफेरली आपने इसको हाँ यहाँ से आप प्रेशर डालते जा रहे हैं, ब्लड टूवर्ड हार्ट ज्यादा, जब हार्ट की तरफ ज्यादा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, मतलब कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा, जब कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो बीपी क्या होगा, ज्यादा, इंक्रीज बीपी होगा ना। वेजो कंस्ट्रिक्शन का जो रिजल्ट है, रिजल्ट इसका जो आपके पास वो क्या है, इंक्रीज बीपी। भाई ये इंक्रीज बीपी। अब नेक्स्ट देखें, इसमें देखिएगा ऑन एक्टिवेशन जनाबेली लीड टू ऑन एक्टिवेशन वाई, हाँ जी एपिनेफ्रिन, वाई एपिनेफ्रिन लीड टू आपके पास क्या करवाएगा, वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। जहां पे भी बीटा 2 रिसेप्टर है, अगर वहां पे उसको करेंगे ना एक्टिवेट, तो ये आपके पास क्या कर रहा है, वेजो डायलेशन। और जहां पे भी अल्फा 1 है, वहां पे क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, वेजो डायलेशन जब होगी तो ब्लड स्टे इन द पेरिफेरली, ब्लड फ्लो टू वर्ड द हार्ट डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, तो हाइपोटेंशन होगी ना। हाँ जी भाई, इसका रिजल्ट क्या है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से क्लियर होगा। अब मुझे ये बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, यार मेरा कॉमन सेंस, प्लीज लिसन टू मी नो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हसन, जिस दिन आप टैक्सी पे जा रहे थे, आपकी गाड़ी लगनी थी, लगने से पहले एक कुछ 30 सेकंड तो आपको मिले ही होंगे ना। जब ब्रेक लगी, बात सुन लें, जब ब्रेक लगी सिंपैथेटिक डिस्चार्ज आप में रिलीज हुआ, एक्टिवेट हुआ। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जब एक्टिवेट होगा, आपको स्ट्रेस तो आई होगी ना उस टाइम। जब स्ट्रेस आई, बात सुन लीजिए, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, तो एपिनेफ्रिन आपके पास, कैटाकोलामाइन से रिलीज होंगे ना, एपिनेफ्रिन रिलीज होगी, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगी ना। एपिनेफ्रिन आपके पास जनाबे अली, उस टाइम एपिनेफ्रिन जब आपने स्ट्रेस ली तो एपिनेफ्रिन रिलीज होगी, तो वो अल्फा 1 को एक्टिवेट करेगी ऑन द वेसल्स ऑफ द स्किन एंड ब्लड एंड द विसरस, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ना अल्फा 1 के एक्टिवेशन से। दूसरी साइड एपिनेफ्रिन बीटा 2 को भी तो एक्टिवेट करेगी ना उसी सेम टाइम पे। तो जब वो एक्टिवेट करेगी तो जनाब अली मुझे एक बात बताएं, जो स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल्स उसके जो स्मूथ मसल वो भी तो एक्टिवेट होंगे ना। एक्टिवेशन से वेजो डायलेशन तो होगी। एक साइड पे वेजो डायलेशन है, एक साइड पे बीपी कम हो गया, दूसरी साइड पे बीपी जनाब अली इंक्रीज हो रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा उस टाइम आपकी बॉडी में? सर इसमें तो कम कब हो रहा है, हाइपोटेंशन जो मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, तो आपने बोला कि हाइपो लिखा है ना मैंने, हाइपो। मुझे ये बताएं, मेरा ये क्वेश्चन कॉमन सेंस की बात है यार, आरटीए होता है, आरटीए में एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, स्ट्रेस है। You need, yes, okay, okay, no, I have मार्क कर देंगे। नहीं समझ आई? अब सोचे ना, आप तो कह रहे थे जाना, अगर पेशेंट जाते ही आ जाता तो फिर। हाँ जी, नो यू आर डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी, इधर चले हाइपरटेंशन, तो ये भी तो इंक्रीज हो रहा है। नेट रिजल्ट मुझे बताएं ना, नेट हाँ जी, नेट रिजल्ट डॉक्टर हसन क्या होगा उस टाइम?
पे ये ज्यादा वर्क करेगा, तो जब ज्यादा होगा तो बीपी लो नहीं हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि वो जो है हमारे पास क्या कहते हैं, बीटा 2 जो है वो लो रैंक पे है, तो वो थोड़ा सा भी मिले तो वो वर्क करेगा, तो उसको जब ज्यादा मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, तो हमारे पास हाइपोटेंशन नहीं आएगा। आपने वैसे बहुत दिमाग लगाया, आप पहले पढ़ा हुआ है कहीं से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है इस बच्ची का, बिलीव में। आपके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की बात जरूरत है, क्योंकि बातें तो पहले ही लिखवा चुके हैं कि भाई यहाँ पे मोर सेंसिटिव है और हाई लोअर सेंसिटिव है, इसको अगर थोड़ा सा भी मिला। अब मुझे ये बताएं, ये तो हाईएस्ट सेंसिटिविटी है, ये मतलब कि लोअर सेंसिटिविटी है, इसको मतलब कि बहुत ज्यादा मिलेगा ना, बहुत ज्यादा मिलेगा, तो फिर जाके इसने क्या करना है, एक्टिवेट होना है, ऐसे ही है ना। फिर और इसको थोड़ा सा भी मिला ना तो इसने क्या कर जाना है, वहां पे एक्टिवेट हो जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जब वो इनकी बॉडी में एपिनेफ्रिन होगा तो वो इसको जब एक्टिवेट करेगा तो वैसोडाइलेशन तो होगी, तो आपके पास मतलब कि एक तरह से क्या होगा, हाइपोटेंशन से एक तरह की होगी ना। तो ये भी चीज है, ठीक है, इस तरह आप लोग। अब फॉर एग्जांपल देखें ना यार, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं। पेशेंट है ना, आप ओपीडी करते हैं, डॉक्टर साहब एक जॉब होल्डर बंदा आ जाता है पेशेंट, डॉक्टर साहब आपने तो मुझे कहा था कि वॉक करेंगे तो बीपी कम हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब मैं तो वॉक करता भी हूं तो मेरा तो बीपी नहीं कम होता है। होगा ना, मतलब जिनकी बीपी बहुत ज्यादा रहता है उनको आप वॉक का बताते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और जब बीपी जिनका बहुत ज्यादा, उनको वॉक अप बताते हैं। वॉक के अंदर आपको पता ना कि एक तरह से आपका एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन आपको मतलब कि क्या करता है, डिफरेंट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। बात को लिसन कर लीजिएगा प्लीज। ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग ड्राइविंग। अब एक और बात है, ड्राइवर से याद आया, ये पेशेंट ऐसे आता है, ठीक है, अगर आप ओपीडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास पेशेंट आया जी, वो ड्राइविंग करके आया, ड्राइविंग के दौरान मुझे एक बात बताएं, बंदे की ये कंसंट्रेशन नहीं होती क्या कि यार गाड़ी कहीं लग ना जाए, यार अभी गियर निकालना है, अभी मतलब चले ऑटोमेटिक भी है तो फिर भी कंसंट्रेशन तो रहती है ना, एक स्ट्रेस तो रहती है ना। स्ट्रेस में कार्टिसोल का लेवल भी तो ज्यादा होगा। अब स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल का लेवल मतलब कि ज्यादा होने की वजह से मुझे एक बात आपने ये बतानी है कि नंबर ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स आपके पास इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज है? इंक्रीज होंगे ना भाई। इसकी सेंसिटिविटी को वो इंक्रीज करता है, इसकी मतलब के नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब इसकी सेंसिटिविटी और इसके नंबर को वो इंक्रीज करता है, कौन, स्ट्रेस ड्यू टू इंक्रीज कार्टिसोल, तो उस टाइम आप साथ में अगर मतलब कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज आपकी बॉडी में होगा ना, स्ट्रेस की वजह से, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से एपिनेफ्रिन भी तो रिलीज होगी ना। जब इसके नंबर ऑफ जनाबेली, मेरी बात सुन लीजिएगा, जब नंबर ऑफ रिसेप्टर, नंबर ऑफ सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी, मुझे आपने ये बताना है। अच्छा एक और बात, एक और बात, कार्टिसोल सॉरी बीपी कम नहीं होगा, बीपी ज्यादा ही होगा। अब क्यों भला, मैं एक बात बताऊं, जब डॉक्टर साहब का, सॉरी ये बात बाद में क्लियर करते हैं, आपकी बात पहले, जब डॉक्टर साहब को एक्सीडेंट होना था ना, इन्होंने स्ट्रेस ली थी ना, स्ट्रेस की वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई होगी कि नहीं होगी? कार्टिसोल की वजह से, अल्फा 1 की हुई होगी ना सेंसिटिविटी। जब इसकी स्ट्रेस की वजह से, कार्टिसोल की वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो एपिनेफ्रिन फिर इसको भी तो करेगा ना उस टाइम। हाँ, अनटिल अनलेस ऐसी सिचुएशन ना हो कि किसी बंदे को एडिशन डिजीज ना हो जिसमें कार्टिसोल ना हो। जिस सिचुएशन में कार्टिसोल ना हो उस सिचुएशन में इसकी सेंसिटिविटी कम होगी, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। मेरी बात समझे? जब स्ट्रेस की वजह से इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, एपिनेफ्रिन भी रिलीज होगा, तो फिर ये अल्फा 1 मोर एक्टिवेट होगा ना, तो भाई इनका बीपी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा उस टाइम? फिर बीपी इंक्रीज होगा ना। कार्टिसोल क्यों किधर कर रहा है ये काम? नहीं, मेरी बात समझे आप लोग? अभी मैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था, ड्राइविंग वाला। ड्राइवर आया है, स्ट्रेस वो ले रहा है ड्राइविंग की, तो उस दौरान कार्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज होगा। जब कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा तो वो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा ना अल्फा 1 की, क्योंकि इसकी तो सेंसिटिविटी उतनी है जो है इसकी, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। जब इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो एपिनेफ्रिन ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज होगी ना, तो वो इसको एक्टिवेट करेगी। तो जब ड्राइवर आएगा तो उसका बीपी कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा।
जबरदस्त। फिर 10 मिनट्स के लिए आपने ड्राइवर कोई भी बंदा पेशेंट है उसको बिठा देना कि भाई आप सब्र करें, आपका बीपी चेक करते हैं। अगर आपने इसी टाइम चेक कर लिया तो बीपी क्या आएगा, ज्यादा, मे बी का ज्यादा ना हो। तो ये चीज भी आपने याद रखें। सो बीपी पता ये चला, मेरी बात सुन लीजिएगा डॉक्टर आयशा, प्लीज फोकस। अब यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिलीव मी, नहीं लोग बताएंगे। मैं कुछ कंडीशंस लिखने लगा हूं यार, आपने ना ये कंडीशन आपके पास ऐसे ही आनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी लेक्चर है, लेक्चर आप ले रहे हैं, प्लीज ये देखिए आप, मैं कहता हूं ड्राइविंग कर रहे हैं जी, मैं कहता हूं जनाब अली आप क्या कर रहे हैं जनाब अली, बिग स्ट्रेस में है, बिग स्ट्रेस में एक भी आरटीए कोई हो गया, में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या कोई फौत की हो गई है, ठीक है, अच्छा, या फिर आपके पास जनाब अली आपकी जॉब को स्ट्रेस है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस है यार, जॉब की स्ट्रेस है, ठीक है, जॉब वॉकिंग स्ट्रेस, जॉब, हाँ जी, क्योंकि जॉब के अंदर आप दौड़ने लगाते हैं ना, जॉब वॉकिंग स्ट्रेस है। फिर आपको जनाब अली क्या है, अच्छा चलें यहां पे ना वीकेंड पार्क लिखे जरा, वीकेंड पार्क रिलैक्स वॉक विद वाइफ, ठीक है, वीकेंड पार्क रिलैक्स विद वाइफ। मुझे आपने ये बताना है कि बीपी के लेक्चर के दौरान आपने अगर तो वाकई में स्ट्रेस ली है तो भाई कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा, जब कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा तो अल्फा 1 की सेंसिटिविटी इंक्रीज है, तो उस टाइम अगर आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक की वजह से एपिनेफ्रिन भी तो रिलीज हो रही है ना, तो भाई इधर वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी ना, तो बीपी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज है, इंक्रीज, बीपी इंक्रीज चाहिए, बीपी इंक्रीज, देख लें लिटिल बिट, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। ड्राइविंग में क्या होगा बता दिया, बीपी इंक्रीज, बिग स्ट्रेस में क्या होगा, बीपी इंक्रीज, जॉब वॉकिंग में क्या होगा, बीपी इंक्रीज। अब जॉब होल्डर को ये बताना है कि भाई तुम लेते हो स्ट्रेस, तुमने कौन सी स्ट्रेस लेस मतलब कि वॉकिंग कर रहे होते हो, इस तरह स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, तो कार्टिसोल अल्फा 1 की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। आपने कहना है कि यार ठीक है, वो कहेगा आपको कि डॉक्टर साहब आपने मुझे वॉकिंग का बताया था, मैं तो वॉक करता, मैं तो सारा दिन जॉब में इधर उधर भागते रहता हूँ, तो मेरी तो फिर भी बीपी कम नहीं होता। आपने कहना भाई आप वो स्ट्रेस लेते हो, आपने विदाउट स्ट्रेस वॉकिंग करनी है। नहीं मेरी बात समझे, आ गई ना समझ, क्योंकि विदाउट स्ट्रेस जब वॉक करेंगे कार्टिसोल का लेवल कम होगा ना, इसकी सेंसिटिविटी कम होगी, तो इसको अगर कम भी एपिनेफ्रिन होगी तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट होगा ना, कम एपिनेफ्रिन भी हुई तो ये स्टिमुलेट नहीं होगा, जब स्टिमुलेट होगा तो वैसोडाइलेशन, तो बीपी कम नहीं होगा। जबरदस्त, आगे सुन लें। अब हाँ ये तो यार अब ड्रामा ही है, देखें वीकेंड पार्क, हाँ जी रिलैक्स वाल, भाई आजकल के दौर में एक तो बच्चे तंग करते हैं, सीधी सी बात है, दूसरा हफ्ते बाद अगर मियाँ घर आ भी जाता है तो गिले शिकवे नहीं खत्म होते कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो एमएस लगा हुआ है, उसने तो बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया, तुमने एमएस बन के क्या कर लिया, अभी तक टगे की एक मोटरसाइकिल भी नहीं ले सके, मतलब कि ताने मारना, ठीक है, ताने बाजियां नहीं खत्म होती, तो जब वो ताने मारेंगी बीवियां, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगी, तो फिर स्ट्रेस तो होगी ना, तो कोई ब्रिस्क वॉक रह गई, कोई वीकेंड रिलैक्स वॉक रह गई, तो फिर वहां पे भी बीपी क्या होगा, हाई होगा ना, तो फिर भी ये रिलैक्स वॉक तो ना हुई। पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि अगर औरतें जहन्नम में जाएंगी ना तो ये अपनी जुबानों की वजह से जाएंगी। ये बात याद रखें, जितने मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए है, अपनी लाइफ में अगर आईएमयू से आप पढ़ के जा रहे हैं, इल्म के साथ साथ तरबियत भी बहुत जरूरी है, इतने गिले शिकवे नहीं इंसान को होने चाहिए, ठीक है, और ना ही अपनी देखें कपल्स कोई भी है ना, उनको अपनी वीक पॉइंट आइदर वो मेल में हो आइदर वो फीमेल में हो, उस वीक पॉइंट को लेके कभी भी एक दूसरे को ताने बाजियां नहीं करनी चाहिए, मतलब कि बातें नहीं कसनी चाहिए, ठीक है ना, ये बातें बड़ी जरूरी हैं इसके साथ साथ। तो आगे अगर जब ये आप करेंगे, आप एक दूसरे के स्ट्रेस में रखेंगे, जब स्ट्रेस में रहेंगे तो एक दूसरे की लाइफ आप बर्बाद करेंगे, और फिर जब बंदा चला जाता है तो बाद में सफर किसने करना है, तो खुद ही बीवी ने करना है ना। जब स्ट्रेस रहेगी ये सारे मामला चलते रहेंगे, बीपी इंक्रीज रहेगा, क्रोनिकली जब हाइपरटेंशन रहेगी तो आपको पता अथीरोस्क्लेरोसिस होती है ड्यू टू हाइपरटेंशन, अथीरोस्क्लेरोसिस आपको कैन लीड टू द इस्कीमिया, इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया कैन लीड टू द एमआई,
तो जब हार्ट अटैक होगा, बंदा गया, तो फिर कहना जी बंदा तो चला गया है, तो फिर सफर किसने करना है? बीवी ने खुद करना है ना। इसलिए अगर बीवी चलेगी तो फिर सफर किसने करना है? बंदे ने खुद करना है ना। इसलिए क्यों ना एक दूसरे को बंदा लेके चले, एक दूसरे को समझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलतियां बताई हैं जो आपकी मतलब कि जो लाइफ में होती हैं, उनको खत्म करके चलना चाहिए, ठीक है। सो बहरहाल इसमें अच्छा जी, नो नो नो, ओके। सो अब इनके बस एक बात है लास्ट, अगर एडिसन डिजीज है, अगर एडिसन डिजीज है, अब उसमें तो कार्टिसोल नहीं ना होगा, तो उसमें बीपी क्या होगा? फिर डिक्रीज होगा ना। एडिसन में इंशाल्लाह एडिसन का जो क्लिनिकल फीचर होगा वो क्या होगा? हाइपोटेंशन। नहीं बात समझे मेरी? सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, कंसंट्रेशन, लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो। सो फंक्शंस ऑफ कार्टिसोल के बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट पे आपने ये बात किया कि इफेक्ट ऑफ कार्टिसोल ऑन एएनएस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एपिनेफ्रीन, तो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन कभी तो बीपी को इंक्रीज करती है, कभी तो बीपी को डिक्रीज करती है, तो कभी बीपी आपके पास है नॉर्मल रहता है। अगर आपके पास एक बंदा है जनाबे अली जनाजे में गया है और जनाजे में मुझे ये बताएं क्या हैप्पीनेस वाला एनवायरनमेंट होता है कि सैडनेस वाला? सैडनेस वाला होता है ना। तो आपके पास कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रिलीज होगा ना। तो जब कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रिलीज होगा तो आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा 1 एंड नंबर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होंगे तो मुझे ये बताएं एपिनेफ्रीन फिर आपके पास उस सेंसिटिविटी को क्या करेगी? अप्रोच करेगी और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करके क्या करेगी? बीपी को इंक्रीज। कैसे? बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन। नहीं बात समझे मेरी? अब अगर एक फॉर एग्जांपल जनाबे अली मेरी मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर उजैर की शादी है, डॉक्टर उमर को इनविटेशन है और ये गए इनकी शादी पे, तो मुझे ये बताएं हैप्पीनेस वाला इन्वायरमेंट है ना। हाँ, अगर लिटिल बिट ये स्ट्रेस भी होगी कि यार कहीं दोस्त की खिदमत में खुदाई ना रह जाए, यार को गिफ्ट की खिदमत में मतलब कोई खुदाई ना रह जाए, गिफ्ट अच्छा मतलब के देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया, तो लिटिल बिट आपके पास स्ट्रेस भी होगी, तो लिटिल बिट स्ट्रेस पे आपके पास कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा ना। जब वो कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो आपके पास जनाब अली, हाँ जी, कार्टिसोल का लेवल मतलब इतना तो नहीं ज्यादा होगा कि जो नंबर ऑफ अल्फा 1 सेंसिटिविटी एंड उसके जो नंबर है उसको इंक्रीज कर सके। तो वो लो डोज में फिर उस टाइम आपके पास जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होगी, तो वो क्या करेगी? किसको एक्टिवेट करेगी? बीटा 2 को करेगी ना। तो बीटा 2 के आपके पास क्या होगा? वेजोडाइलेशन। तो बीपी आपके पास मतलब कि इतना कम नहीं होगा कि आपके पास, क्योंकि साथ साथ हैप्पीनेस भी चल रही है, तो नॉर्मलाइज रहने की कोशिश करेगा बीपी। समझ मेरी बात? समझ रहे हैं ना? नहीं मेरी बात समझे? हाँ, अगर बहुत ज्यादा ही आपके पास फॉर एग्जांपल मतलब कि वेजोडाइलेशन होती है, एपिनेफ्रीन किसी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और अल्फा 1 कम है, बीटा 2 ज्यादा है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो फिर बीपी कम होगा। यार ये थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल्स है जो कि आप लोगों को इनका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखे नंबर 2 पे, effect on CNS. Cortisol effect on CNS। अच्छा, अगर CNS की इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है? अब अच्छा यार, मुझे आप में से कौन बंदा बताएगा, डॉक्टर आयशा असलम, ये बताएं कि जो कुशिंग सिंड्रोम है उसके अंदर कार्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा जो है, कार्टिसोल का लेवल कम हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम में, तो उसमें बीपी कम होगा कि ज्यादा? कार्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। एडिसन डिजीज में बीपी कम होगा। जबरदस्त। तो ये इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे, हाइपोटेंशन उसमें होती है, ठीक है। तो लिखें नॉर्मली कार्टिसोल, normally cortisol no having effect on CNS। अगर तो नॉर्मल इसका लेवल है तो इसमें जनाब अली आपके पास इफेक्ट नहीं होगा, किसके ऊपर? CNS के ऊपर, ठीक हो गया जी। अब याद रखें, बट ये पॉइंट याद रखें, बट एक्सेस लेवल ऑफ कार्टिसोल
excess level of cortisol in case of जनाब अली आपके पास खुशिंग सिंड्रोम इन केस ऑफ कुशिंग सॉरी कार्टिसोल का लेवल कम होता है एडिसन डिजीज में। इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, इसके बाद हमारा यही टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम। तो इसमें आपके पास क्या होगा जनाब अली, याद रखिएगा, लीड टू, हाँ जी, इसका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट लिखे, रिजल्ट इसके हैं जनाब अली लीड टू साइकोसिस, पता है आप लोगों को साइकोसिस क्या है? हाँ जी, हाँ, एक साइड पे लिखे नोट, एक साइड पे लिखे जी नोट, बड़ा ऑर्गेनाइज करके इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। लिखे साइकेट्रिक डिजीज या साइकेट्रिक इलनेस। जब आप साइकेट्रिक, मैं साइकेट्रिक करवाता हूँ ना, तकरीबन विद इन 6 लेक्चर्स में उसको कवर करवाता हूँ, ठीक है, 6 से 7 लेक्चर्स होते हैं। तो लिखिए साइकेट्रिक इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस। जितनी भी आपके पास साइकेट्रिक डिजीज है ना, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। तो याद रखें, लिखें 2 ग्रुप्स में। इसके 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक आपके पास है जनाब अली न्यूरोटिक्स डिजीज, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, और दूसरा लिखें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक जनाब अली डिसऑर्डर्स, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो इनके जो फीचर्स है ना, याद रखिएगा, आपके पास जो न्यूरोटिक है और जो आपके पास जनाब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी आप लोग पढ़ेंगे उन सब में सेम यही फीचर्स आएंगे जो मैं आप लोगों को लिखवाने लगा हूं। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना, वो आप लोग लिख लें साइकेट्रिक में। पहले इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या होंगे आपके, मतलब देखें, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वही उसी के फीचर्स आपके पास साइकोसिस के फीचर्स होंगे, ठीक है। तो लिखें सबसे पहले नो इनसाइट ऑफ डिजीज, नो इनसाइट ऑफ डिजीज, नो इनसाइट ऑफ डिजीज। और इसमें लिखें पेशेंट हैविंग, इसके अंदर लिखें नंबर 1 पेशेंट हैविंग इनसाइट ऑफ डिजीज। अब मेरा यहां पे आप लोगों से क्वेश्चन है, पता है आपको इनसाइट किसको कहते हैं? इनसाइट पता है उर्दू में किसको कहते हैं? मतलब एक तरह से उर्दू में इसको कहते हैं मार्फत। लिखना है तो मार्फत। आप लोगों को इस टाइम आप लोग मार्फत में है, पता है आप लोगों को, आप लोग मार्फत में है। मार्फत का मतलब ये है ना, आपको पता है कि अगर सर जाहिद बोलेंगे ना, तो ये कुछ ऐसे ही लफ्ज बोलेंगे जो हमारे लिए बहुत खास हो सकते हैं, जो हमारी इंप्रूवमेंट के लिए, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस टाइम आप लोग मुझे मार्फत में समझते हैं, मैं जो बोलूंगा आप लोग समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको लिखेंगे, ऐसे ही है ना। इसको कहते हैं इनसाइट। तो अब लिखें कि हमने लिखा कि नो इनसाइट ऑफ डिजीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो पेशेंट है ना, ये अगर आपके पास आएंगे ना ओपीडी में, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ओपीडी में पेशेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, दूसरे लोग भी बैठे होंगे, ये बंदा भी आया होगा, और आप इसको समझाएंगे ना कि यार आप मेरी बात सुनो, आपका बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, आपका चलने का अंदाज ठीक नहीं है, आप लोगों को गाली गलौज करते हो, आप लोगों को तंग करते हो। वो आगे से आपको रिप्लाई करेगा कि यार आपका दिमाग ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, तंग मैं नहीं करता, तंग तुम करते हो। मतलब आपके 10 से 15% के समझाने के बावजूद भी ये जो पेशेंट होंगे ना, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो कहेगा कि यार मैं ठीक हूं, आप ठीक नहीं हो, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मेरी बात समझे? इसको कहते हैं नो इनसाइट ऑफ डिजीज। तो इस बंदे को कोई पता नहीं चलता। मतलब ऐसे लोग भला क्या कहेंगे? ऐसे लोग आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप उनसे, इन पेशेंट से पूछेंगे ना कि आप कहाँ से आए हैं, वो कहेगा अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आया हूँ, ठीक है। आप कहेंगे यार तुम तो घर से, और नहीं मैं सुबह गया था ना मिलने से, अभी मैं मिल के आया, ठीक है।
मतलब इनको किसी किस्म के कोई वो सेंस नहीं, आउट ऑफ सेंस ही सारी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, अच्छा अब इनको आप कहेंगे ना आप मेडिसिन, तो ये मेडिसिन वगैरह आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे, ये मेडिसिन आपकी नहीं खाएंगे, ये आपको फॉलोअप नहीं करेंगे, ये अपने को टेस्ट नहीं करवाएंगे। आप कहेंगे ना कि यार अपना टेस्ट करवा लो, आपकी मुझे लग रहा है कि आपका इलाज हमें आगे जो है ना करवाना, नहीं डॉक्टर साहब आप अपना टेस्ट करवाए ना, आप अपना करवा ले, ठीक है। वो अगले बंदे को इंसिस्ट करेगा कि भाई तुम ये करो, मैं सही हूं तुम गलत हो बस। अब ये जो लोग हैं पेशेंट हैविंग इनसाइट ऑफ डिजीज, इनको क्या है, आप इनको कहेंगे ना कि यार हम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना मसला मुझे लग रहा है ब्रेन में ना, तो आपको कोई ख्यालात आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये बंदा कहेगा, ऐसे लोग न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये लोग कहेंगे जी जी डॉक्टर साहब मुझे भी एक हफ्ते से लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि जैसे ना मेरी चीजें कुछ स्मूथली नहीं चल रही, मुझे लग रहा है कि मुझे अपना कोई ना कोई टेस्ट करवाना चाहिए। मतलब ये लोग फॉलो अप करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को, ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। नहीं मेरी बात समझे? आगे लिखेंगे, तो आगे लिखें जनाबे लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, रियलिटी से तो इनका दूर दूर से भी ताल्लुक नहीं है ना, ठीक है। तो इनका अगर इनकी बात करते हैं तो कांटेक्ट विद रियलिटी, कांटेक्ट विद रियलिटी, कांटेक्ट विद रियलिटी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें जनाबे अली एक और पॉइंट लिखें थर्ड पे, ये नंबर 2 है ना, नंबर 3 लिखें आपके पास जनाबे अली पेशेंट शोज कंप्लायंस, पेशेंट शोज कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस अपने शो करेगा। इसमें आप लोग लिखें जनाबे अली पुअर कंप्लायंस, पुअर कंप्लायंस। आज के बाद जहां पे भी आपको साइकेट्रिक जनाबे अली कोई डिजीज मिल जाए, डिसऑर्डर आ जाए, ये 3 फीचर बताएं, यकीन करें टीचर अप्रिशिएट करेगा आपको इस बात पे। बस शर्त ये है कि ये 3 आपने बताने हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आप ये बताएंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बताएं डिसऑर्डर कौन से हैं, फिर वो अभी मैं इनलिस्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल बात सुन लें जी, मैंने कहा ना कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है कि कोई ना मतलब फॉलो अप करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना। अब होता कुछ यूं है ना डॉक्टर उमर, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, होना तो ये चाहिए ना, अगर एक जगह पे जनाजा पड़ा हुआ है और उनके घर में आप लवाहिकीन के लिए सबर के लिए दुआ करें और खैर आफियत उनके लिए करें, और जो बंदा इस दुनिया से चला गया है, रुखसत कर गया, उसकी मतलब के बख्शिश के लिए दुआ करें। रियलिटी तो यही है ना कि इंसान को मतलब कि ऐसा करना चाहिए। अब ये बंदा जो है ये तो जाएगा जब जनाजे पे, तो जाके जनाबे अली इसका जो मूड होगा, क्या हैप्पी मूड होगा कि सैड मूड होगा ना, तो ये मतलब कि रियलिटी को फॉलो कर रहा है। अगर मतलब कि किसी दोस्त की शादी पे गया तो वहां पे जाके हैप्पीनेस होगी ना, वहां पे तो सैडनेस नहीं होगी, तो रियलिटी को फॉलो कर रहा है, मतलब अपने कंप्लायंस दे रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, सिचुएशन जनाबे अली जनाजे की है तो जाके वहां पे बंगला धमाल डालना शुरू कर दें, तो ये रियलिटी से दूर दूर चीजें हैं ना, टोटली दूर दूर है ना। अब मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दोस्त की शादी है, इनविटेशन आई है, बजाय इसके कि जाके वहां पे कोई जनाबे अली गिफ्ट पेश करे तो वहां पे रोना स्टार्ट कर दे, तो ये क्या है, ये आउट ऑफ रियलिटी नहीं है क्या, आउट ऑफ रियलिटी है ना। तो ये लोग कंप्लायंस, पुअर कंप्लायंस देते हैं, मतलब को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करते, और ये लोग मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हैं। नहीं मेरी बात समझिए, नेक्स्ट प्लीज आगे लिखें इसमें नंबर 4 फेमस जो डिजीज है, मैंने लिखवानी है फेमस डिजीज, क्योंकि फेमस इसमें क्या है आपके पास एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या है, लिखे नंबर 4 पे आपके पास जनाबे अली शिज़ोफ्रेनिया, कभी नाम सुना हुआ है शिज़ोफ्रेनिया। और ये जो शिज़ोफ्रेनिया वाले लोग हैं ना, इनमें आते हैं अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जनाबे अली रास्ते में चल रहे हैं ना, दो दोस्त आपस में चल रहे हैं, तो रास्ते में कोई रस्सी वगैरह पड़ी हुई है,
तो ये दोस्त को बोलेगा, ये वाला पेशेंट ये बोले यार आगे ना चलो, आगे तो सांप जा रहा है। वो कहेगा यार रस्सी है, और यार तुम्हें नहीं पता आगे सांप है, क्यों आगे जा रहे हो। या फिर कभी कभार छोटे से तालाब है ना, छोटी सी मतलब कोई तालाब है, तो यार आगे ना जाओ, आगे तो समुंदर है, आप पागल हो, समुंदर में जा रहे हो। तो ये मतलब कि इसमें ना ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें इम्बैलेंसिंग होती है एसिटाइलकोलिन के अंदर और डोपामीन के अंदर, जस्ट इसमें, ठीक है। और इसी के साथ साथ जी, इसी के साथ साथ आपके पास जो है ना एक होता है पार्किंसन डिजीज, जिसमें शेकी जर्गी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आती हैं, उसमें भी एसिटाइलकोलिन और डोपामीन की क्या होती है, इम्बैलेंसिंग। ठीक हो गया जी, तो वो इंशाल्लाह आप लोग बाद में बात करेंगे। अब इसमें लिखें सेकंड नंबर पे लिखें जी कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास क्या है, हाँ जी, कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास इंक्रीज कार्टिसोल है ना, तो इंक्रीज कार्टिसोल की वजह से क्या होगा जनाबेली, आपको साइकोसिस होगी ना, नहीं मेरी बात समझे। तो ये आप लोगों ने 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब फीचर आप लिख लेंगे इसके सारे, ओके जी। अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी मतलब के ड्रोजीनेस, डिलीरियम, ये कंफ्यूजन, कन्वर्जेंस, ये इसके सारे के सारे क्या है, फीचर्स हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिखें, ये नंबर कौन सा फैक्ट था, सीएनएस के ऊपर ना। अब लिखें जी नंबर थर्ड पे लिखें, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, ये आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह, ठीक है, बहुत सारी डिजीज के अंदर। तो जब किसी इंसान को एंजाइटी होती है तो वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। और जब किसी बंदे का ब्रेन आउट ऑफ सेंसेस जाए वो कौन सा है, साइकेट्रिक। तो लिखें जी कार्टिसोल इफेक्ट ऑन आइस, सॉरी नहीं, इफेक्ट ऑन आइस। अगर हम आई की बात करें तो यहां पे जनाबली आपके पास क्या है, लिख ले नॉर्मली कार्टिसोल नो हैविंग इफेक्ट ऑन आई। नॉर्मल मतलब नॉर्मल लेवल पे कोई नहीं है इसको मसला। नॉर्मली कार्टिसोल नो हैविंग इफेक्ट ऑन आई। भाई नॉर्मली कोई मसला, कार्टिसोल इज वन ऑफ द स्टीरॉइड, ऐसे है, ये एक आपके पास क्या जी, स्टीरॉइड है। अच्छा, बट ये बात लिखें कि बट एक्सेस कार्टिसोल लीड टू, हाँ जी, एक्सेस कार्टिसोल लीड टू प्रीमेच्योर कैटरेक्ट, प्रीमेच्योर अब ऑप्थो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, प्रीमेच्योर कैटरेक्ट मोतिया ना, तो प्रीमेच्योर कैटरेक्ट भी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो फंक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, जब आप कुशिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारे फीचर आप लिखेंगे ना, आपको आसानी होगी ना। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब होता कभी कभार ना, मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ये मिथ है ना सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल डॉक्टर उमर है ना, नहीं बल्कि डॉक्टर उमर तो प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहे हैं, पेरिफेरली में डिस्पेंसर्स होते हैं ना, डिस्पेंसर्स, यहाँ बल्कि ऐसे ही है कि डॉक्टर उमर है, ये ओपीडी कर रहे हैं, एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग का मसला था जी आइस का। अब मसला डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से डायग्नोस करके भाई उसको क्या दे दिया, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एंड ग्लूकोकोर्टिकॉइड इज वन ऑफ द स्टीरॉइड। डॉक्टर साहब ने स्टीरॉइड से दिया था सिचुएशन को देखते हुए। अब उस बंदे को, पेशेंट को आराम आ गया, जब वो घर आया उसको आराम आ गया। अब साथ ही जनाब अली मोहल्ले में या फिर घर वाले में किसी दूसरे फर्द में अगर मसला बने ना, तो बुजुर्ग बोला क्या कहते हैं, ओ यार मैंने ना ये दारू इस्तेमाल किए थे, तुम भी इस्तेमाल कर लो, तुम्हें भी आराम आ जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता, रियलिटी में तो ऐसे बुजुर्ग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी थी ना, ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दी थी, ऐसे ही है ना। तो
तो अब जब कोई दूसरा बंदा फॉर एग्जांपल उस बुजुर्ग के कहने पे जनाब ने ये स्टेरॉइड्स यूज कर ले, तो स्टेरॉइड जब कंटिन्यूअसली कोई यूज करेगा ना तो उसमें भी प्री मैच्योर कैटरेक्ट के चांसेस होते हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग? सो इसलिए बुजुर्गों के ये जो मिथ है ना, तो ये मिथ मेरे ख्याल में टोटली गलत है, क्योंकि एक डॉक्टर ने जब प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे देनी होती है और डायग्नोस ऑफ काज को देखते हुए देनी होती है। ठीक है, तो आप लोग लिख लें कि अच्छा आई ड्रॉप्स को उर्दू में क्या कहते हैं? कतरे। तो पंजाबी में और कतरे कहते हैं। दारू, अभी नहीं मैंने बोला दारू, ਉਹਨੇ दारू ਮੈਨੂੰ डॉक्टर ने ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ मैं इस्तेमाल ਕੀਤੇ ने तो ਮੈਨੂੰ आराम आ गया। पंजाबी ਵਿੱਚ दारू, उर्दू ਵਿੱਚ कतरे ते इंग्लिश ਵਿੱਚ आई ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। अच्छा लिखें एक्सेस कंटिन्यूअस, एक साइड पे नोट लिख लें। एक्सेस continuous use of steroids in form of eye drops can lead to जनाबे अली प्रीमेच्योर कैटरेक्ट। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से भी पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को मेरी बॉडी में इस टाइम एक तरह से देखें, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर आपका बीपी चेक किया जाए, आप भी तो इस टाइम स्ट्रेस ले रहे हैं ना। ये बात सुन लें प्लीज, आप टीचर्स आपसे ये बात कर सकते हैं, जो गुड पाकिस्तानी टीचर्स हैं यहाँ पे IMU में, वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार डॉक्टर साहब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और लेक्चर डिलीवर करने के दौरान मेरी कंसंट्रेशन भी है, मेरा ये भी पॉइंट है कि यार कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, चीजों को ऑर्गेनाइज करके लिखना भी है, चीजें सोचनी भी है, तो एक स्ट्रेस है ना। अब और मुझे ये बताएं, ये क्या स्ट्रेस, ये यूज्ड स्ट्रेस है ना, ये तो डेली बेसिस की स्ट्रेस है। तो आप मेरी बॉडी में एक टारगेट भी तो देख रहे हैं ना। टारगेट मीन एक तरह से मेरी बॉडी में आप अकर भी तो देख रहे हैं ना, मेरे हाथों की भी है, मेरे बोलने का भी चाल चलन भी है, और मेरी जो स्पीकिंग मेथड है उसमें भी टारगेट है। हर एक जगह पे मेरी अकर है ना। ये अगर अकर ना हो तो क्या आप मुझे अप्रोच करेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि यार सर तो खुद बड़े डिप्रेस हुए पड़े हैं, ऐसे ही है ना। तो आप लोग मुझे टिकने देंगे यहाँ पे? नहीं ना टिकने देंगे। आप कहेंगे भाई पहले जाके खुद फ्रेश हो के आओ, फिर हमें यहाँ पे पढ़ा लेना। ठीक है, इसलिए ये जो टारगेट है, ये जो मेरी स्ट्रेस है, ये एक यूज्ड स्ट्रेस है। मैं कई सालों से अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरी तो एक हैबिट हो गई है ना, तो मेरा जो बीपी है, मेरा बीपी इंक्रीज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लिटिल बिट होगा, वो इन दी फॉर्म ऑफ टारगेट जो मेरी अकर है। नहीं भाई बात समझ, ये भी पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट आगे लिखें जी, नंबर 4। नंबर 4 लिखें, cortisol has effect. Cortisol has permissive effect. Permissive effect. अच्छा, इन्होंने लिखा है बुक वालों ने ना परमिसिव एक्शन, तो मतलब एक्शन भी लिख सकते हैं आप लोग या इफेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात सेम ही है। फर्स्ट एड ने एक्शन लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि आपके पास देखें जी, याद रखें, फॉर 2 हार्मोन्स परमिसिव इफेक्ट किसके लिए है? फॉर 2 हार्मोन्स, सिर्फ 2 हार्मोन्स के लिए। ठीक है, तो 2 हार्मोन्स आपके पास कौन कौन से हैं? मतलब कि ये जो कार्टिसोल है ना, 2 हार्मोन की चमचागिरी करता है। कौन से 2 हार्मोन है जिनकी ये चमचागिरी करता है? क्या हुआ है, नींद आ रही है आपको? लिख क्यों नहीं रहे? हाँ जी, क्या हुआ है?